डियर स्टूडेंट, उद्घोष एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, अब अगर वर्क को जनरली डिफाइन करते हैं हम ना, तो एक जो सिंपल वे है ना, हम ये कहते हैं जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं बैठे बैठे थक गया, ठीक ना, मैंने बैठे बैठे ये काम किया, तो हम इन सारी चीज़ों को कहते हैं कि हमने ये काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया। जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो वर्क डन है ना, उसे डिफाइन करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी पड़ती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया या कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगाया, अगर मैंने फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगाया और बॉडी फोर्स के लगाने के डायरेक्शन में अगर बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं वर्क डन। या व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी या व्हेन ए फोर्स ऑफ कंपोनेंट, ये व्हेन ए फोर्स और कंपोनेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉजेज इन इट्स ऑन डायरेक्शन, अगर इसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इसे कहते हैं वर्क डन। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ चली गई और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। जिधर मेरा फोर्स है उसी साइड में मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स मेरा इस साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन की बात करें हम तो W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अगर हम नोटेशनल फॉर्म में लिखें तो W इज इक्वल टू F डॉट वर्क डन जो मेरा होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर हुआ। अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, माना कि ये मेरा दीवार है या वॉल है, इस पे एक व्यक्ति फोर्स F लगा रहा है और अगर इस बॉडी को हो रहा है, यानी इस पे आपने फोर्स लगाया, इस वॉल पे फोर्स आप लगा रहे हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कोई वर्क डन नहीं किया, यानी यहां हम कहेंगे नॉट वर्क डन। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन ये मीटर। तो वर्क की यूनिट जो होगी, वर्क यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जूल से और नोटेशनल फॉर्म होगा इसका जूल। यानी जो वर्क है ना उसकी जो यूनिट है वो जूल है। अब अगर हम 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई की बात करें तो यानी अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगा के हम 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वर्क डन मेरा कितना होगा, 1 जूल के बराबर। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, अब W इज इक्वल टू F डॉट S। एक चीज यहां देखें, जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है।
जबकि वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी है, यानी दो है जिसका प्रोडक्ट आके मेरा स्केलर बन रहा है। तो वर्क जो है मेरा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है क्वांटिटी। तो वर्क मेरा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है जूल होती है, और एक जूल जो होगा मेरा, 1 जूल जो होगा वो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर के बराबर होगा, यानी जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। W always depend upon force and displacement, यानी अगर मेजरमेंट ऑफ वर्क की हम बात करें तो वर्क हमारा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक, अगर अप्लाइड फोर्स, मान लीजिए हमने कहा कि F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ मेरा वो मान लीजिए 2 मीटर का हुआ। यहां से अगर हम वर्क डन निकालने की कोशिश करें ना तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 जूल। अगर दूसरी कंडीशन हम देखें ना, अब मैंने कहा कि फोर्स मैंने 2 न्यूटन लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वो 5 मीटर हुआ। अब अगर हम वर्क डन निकालें तो हम देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। इस कंडीशन से अगर हम देखें तो यहां जब फोर्स की वैल्यू अधिक है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है, दोनों का प्रोडक्ट किया तो मैंने ये पाया कि जो वर्क डन है वो मेरा 10 यूनिट 10 जूल है। इसी तरीके से जब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने क्या किया, फोर्स 2 न्यूटन लिया, यहाँ फोर्स मैंने 2 न्यूटन लिया और डिस्प्लेसमेंट मैंने 5 मीटर लिया। जब यहाँ भी वर्क डन हम निकाल रहे हैं तो ये मेरा कितना आ रहा है। इसका मतलब अगर मेजरमेंट ऑफ वर्क की हम बात करें ना तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मेरा कितना हो रहा है। यानी अगर हम वर्क डन डिफाइन कर रहे हैं फिजिक्स में, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बॉडी का जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम वर्क डन की बात नहीं करेंगे, यानी वर्क डन नहीं हुआ फिजिक्स में। और फिजिक्स में अगर इस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्क होने के लिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू W, यानी वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना मेरा वर्क डन हुआ। नेक्स्ट है फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। अब अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कोई मेरा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ हो रहा है, यानी बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रही है। और मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखा दिया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा यस है। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ना वो इंक्लाइंड वे में लग रहा है और मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यानी इस पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन आप देखिए इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ से है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा और इस फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व करके हमको करना क्या पड़ेगा कि इसको जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अगर ये F है तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये F cos थीटा होगा, और यहां से जब वर्क डन निकालेंगे तो W इज इक्वल टू cos थीटा मल्टीप्लाई बाई S, यानी W इज इक्वल टू Fs cos theta when the force is
अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन इंक्लाइंड वे, अगर किसी एंगल पे फोर्स मेरा लग रहा है। अगर इसी को इस फॉर्म में देखें, यहां आप देखें तो इस ट्रायंगल को देखें, ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, यानी इस ए पे जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, यानी ए टू बी के डायरेक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यस ना, बॉडी का ए से सी हो रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, जो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, यहाँ ये वैल्यू सी है और ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू ए है। ये एंगल मेरा थीटा है। अगर मैं ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस हुआ और ये मेरा बेस हुआ और ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ। अगर हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो यहाँ ए बी डिवाइडेड बाई यस है। अब अगर हम ए बी निकाल लें तो ए बी इज इक्वल टू यस कॉस थीटा, यानी ये ए बी जो वैल्यू हो गई यस कॉस थीटा हो गई। अब अगर यहां से हम वर्क की बात करें तो फोर्स मेरे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ की बात हम करें और वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस यस कॉस थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट यस एंड दिस वन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और ये मेरा डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है। यानी यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी W इज इक्वल टू एफ डॉट यस। और इस डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करें, हम डॉट हटाएं तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ यस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, यानी जो थीटा मेरा एंगल है वो एफ और यस के बीच का एंगल है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है। इसी तरीके से अगर इस फिगर को आप देखें तो इस फिगर में मेरा ऑब्जेक्ट यहां है और फोर्स मेरा लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स का कंपोनेंट निकाल लें। तो फोर्स का कंपोनेंट निकालने के लिए हमने ये ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया पी और फोर्स मेरा इसी पे लग रहा है और ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा दिया इस तरीके से। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एंगल मेरा थीटा है। अब इसी तरीके से अगर इस फोर्स का कंपोनेंट निकालें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा। अब देखिए एफ कॉस थीटा जो ये मेरा कंपोनेंट है ना, किस डायरेक्शन में है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर यहां से हम वर्क डन की बात करें तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा यस, W इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ यस कॉस थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, यानी ये फोर्स मेरा वेक्टर है तो ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हम हमेशा बीच का जो एंगल लेते हैं कॉस लेते हैं। और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी की हम बात करें तो यहाँ लेंगे ए बी साइन थीटा, हम साइन करते हैं एंड यूनिट वेक्टर, दिस वन इज द यूनिट वेक्टर हम लगा देते हैं फर्दर डायरेक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम या तो डिस्प्लेसमेंट को हम फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट लें या फोर्स का
जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लें। जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वी कैन at that time we have the need of the force, maybe the component of force. A body when act upon by a force of 10 kg, yes, तो force is equal to g की वैल्यू यहाँ 10 है तो हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 न्यूटन, यानी हो गया फोर्स मेरा 100 न्यूटन। कहता है बॉडी व्हेन एक्ट अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय ए 0.5 मीटर, कैलकुलेट the work done by the force when the displacement is in the direction of the force at the angle 60 degree with the force and the normal of the force. So we are just talking about the first part. तो मेरा फोर्स जो हो गया वो 100 न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये मेरा है 0.5 मीटर। अगर वर्क डन की बात करें हम तो W इज इक्वल टू F डॉट S, यहाँ से जो वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू हो गया 50 जूल। अगर पार्ट 2 की बात करें, क्वेश्चन के पार्ट 2 की बात करें तो बोलता है एंगल बिटवीन द फोर्स, कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एंगल 60 विद द फोर्स, तो थीटा इज इक्वल टू मेरा हो गया 60 डिग्री, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब मेरा जो F की वैल्यू है ये 100 है और S की वैल्यू 0.5 है, मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 डिग्री, यहाँ वैल्यू हम cos 60 की रख देंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू हो गया 25 जूल। पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, नॉर्मल टू द फोर्स। थर्ड पार्ट में मेरा कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर हम cos 90 की बात करें, अगर हम cos 90 की बात करें, अगर हम cos 90 एंगल की बात करें तो ये वैल्यू होती है 0, तो यहां से हम देख लेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें या ना पुट करें, मान लीजिए हम पुट भी कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं ZER4 0। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि जब भी हम एंगल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल दिया होता है या फोर्स किस एंगल पे काम कर रही है, व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंगल, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर एंगल नहीं है तो हम सीधे डॉट प्रोडक्ट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेंगे और जो मेरा आंसर होगा वही मेरा वर्क डन होगा। अब बात करते हैं हम स्पेशल केस, तो पॉजिटिव वर्क डन। अब अगर हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा ये एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो कोई ऑब्जेक्ट मेरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा h हाइट से अर्थ पे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m
और अगर हाइट h है तो टोटल जो वर्क डन होगा F इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो होगा मेरा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू mg। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा मास है ऑब्जेक्ट का, h अर्थ से हाइट है और g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम g यूज करते हैं जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये हमारी पॉजिटिव वर्क डन की बात हुई। नेक्स्ट आता है जीरो वर्क डन। अगर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की हम बात करें और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लेते हैं, अगर हम कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। और अगर यहाँ हम बात करें एफ एस कॉस 90 की तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ एस और कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन होगा वो 0 होगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरा और ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ये इसका सेंटर है। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह इधर जा रहा है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर है, क्योंकि बॉडी मेरी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इस केस में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू मैंने बोला है 0 होती है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो जो मेरा वर्क डन है वो 0 है। दूसरा तरीका ये है कि अगर एफ और एस के बीच में यानी एंगल कॉस जो है वो 0 है तो मेरा जो होगा वर्क डन वो 0 होगा। थर्ड केस आता है निगेटिव वर्क डन। अब अगर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की बात करें, हम W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की बात करें, और अगर मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो W की वैल्यू रखें तो एफ एस और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1, तो यहाँ से मेरा जो वर्क डन आया वो एफ एस माइनस में आया। तो वैल्यू यहाँ माइनस में है इसलिए इसको हम कहेंगे निगेटिव वर्क डन। और निगेटिव वर्क डन में ये वैल्यू क्या है वो माइनस है, यानी वर्क डन को शो कर रहा है ये माइनस वर्क डन है या निगेटिव वर्क डन है। चलिए अब अगर एक एग्जांपल लें, जैसे किसी बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स है, हम बॉडी को आगे खींचते हैं और फ्रिक्शन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट है और ये फ्री फॉल कर रहा है h हाइट तक अर्थ पे, तो जो मेरा वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मेरा h, तो वर्क डन मेरा ये होगा। तो W जो होगा ये मेरा वर्क डन है अगर बॉडी मेरी मास m है, h हाइट से फ्री फॉल कर रही है, तो हम कह सकते हैं mg इज द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ
ग्रेविटी। यानी ये जो वर्क डन है, ठीक ना, ये बॉडी क्या कर रही है, mgs वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, ग्रेविटी हमेशा हमारा किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और बॉडी अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के टर्म में इस बात को करें तो माइनस mgh वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी चलते हैं, तो हम माइनस वैल्यू यूज कर लेते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ उसी डायरेक्शन में हम बात करते हैं, तो हम एच की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। या तो इस तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें और फोर्स को देखें, तो इधर से जब ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी यानी फोर्स W जो हमारा है, यानी जो फोर्स है हमारा, अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो mg वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी भी किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। अब अगर बिगर यूनिट की बात करें हम, तो हम बात करते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू है 10 टू दी पावर 3 जूल। यानी इस तरीके से लिख सकते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 जूल, और इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 जूल। अगर मेगा जूल की बात करें, 1 मेगा जूल की बात हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 जूल। और इसी तरीके से अगर 1 गीगा जूल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 जूल। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम, तो एक 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 1 डायन मल्टीप्लाई बाई 1 सी। रिलेशन बिटवीन द जूल एंड द अर्ग, अगर जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन निकालें तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। अब 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम बात कर लें 1 जूल की, अगर हम यहां से बात कर लें 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू हम अगर इस तरीके से कर दें इसको न्यूटन को, तो ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डायन, और 1 मीटर जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू ले लें 10 टू दी पावर 5 डायन मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 2 cm, और यहाँ से ले लें 10 टू दी पावर 7 डायन cm, और इसको कहेंगे 10 टू दी पावर 7 ERG। यानी 1 जूल जो होगा वो 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग, जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन है। जब भी हम सीजीएस की बात करते हैं ना, तो हम अर्ग की बात करते हैं, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टीप्लाई बाई 1 cm। वर्क डन बाई द वेरिएबल फोर्स। इस ग्राफ को देखिए, अगर इस ग्राफ को आप देख रहे हैं तो ये मैंने कहा इस पार्ट पे x पे, और ये पार्ट मेरा y है। 2D ग्राफ है, और 2D ग्राफ में ये मेरा ओरिजिन है, और अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है इस तरीके से है, इस पे मेरा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है और इस पे मेरा डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है।
एक पे मेरा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है और दूसरे पे मेरा डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर ये मेरा फोर्स मान लीजिए यहां तक हम बात करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक की बात करेंगे। ये जो मेरा फोर्स ये और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है यहां तक। अब अगर फोर्स मान लीजिए ये लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो रहा है, अगर यहां तक फोर्स लग रही है तो यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर यहां तक फोर्स लग रही है तो यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वी कैन से द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, जब भी हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालते हैं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और इस ट्रायंगल का हम OA तो हाफ मल्टीप्लाई बाई OB मल्टीप्लाई बाई हाफ मल्टीप्लाई बाई OB यानी बेस मल्टीप्लाई बाई AB। तो यहां अगर वर्क डन हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे एंड वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी जो मेरा ये इस एंगल का इस ट्रायंगल का जो एरिया निकल रहा है ना वही मेरा वर्क डन के बराबर हो जाएगा व्हेन द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स की जब हम बात करें। अब अगर हम फिक्स्ड फोर्स की बात करते हैं तो मान लीजिए ये मेरा x डायरेक्शन है और ये मेरा y डायरेक्शन है। मैंने एक फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया, और ये पोर्शन मेरा मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये O है। अगर हम बात करें वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स देखिए तो कांस्टेंट फोर्स है, हमेशा कांस्टेंट फोर्स लग रही है और ये डायरेक्शन मेरा डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ जब भी हम वर्क डन निकालेंगे ना तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा F, यानी हम इस फोर्स के कंपोनेंट को और इस यस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा वर्क डन हो गया, एंड दिस वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो इस तरीके से जो रेक्टेंगल का मेरा एरिया निकलेगा ना वही वर्क डन के बराबर है। ये देख लीजिए, अगर हम इसको लेंथ करें तो ये ब्रेथ हो जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, और जो रेक्टेंगल का एरिया निकल रहा है वही मेरा वर्क डन है। नेक्स्ट आता है पावर। तो पावर, जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। डेफिनेशन में लिखी हुई है कि अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क डन की बात हम करें तो वो मेरा पावर होता है, और पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू W बाई T, वेयर P इज द पावर, W इज द वर्क डन एंड T इज द टाइम। या अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और यहाँ की हो जाएगी सेकेंड, और इस जूल बाई सेकेंड को हम जो यूनिट का नाम देते हैं उसे कहते हैं वाट। तो P की जो यूनिट हो गई वो वाट हो गई, और अगर हम इसको HP में कन्वर्ट करें, हार्स पावर में कन्वर्ट करें ना, तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम देख लें P बराबर W बाई T की बात करें, अगर हमने मान लीजिए वर्क डन लिया W इज इक्वल टू 20 जूल, अगर मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि वर्क डन जो है 20 जूल है और ये टाइम 2 सेकेंड में होता है, तो पावर हम जब निकालेंगे तो 20 बाई 2 यानी
20/1 इज इक्वल टू 20 वाट। यानी जो किसी वर्क को कम करने में कम टाइम लगाएगा वो ज्यादा पावरफुल है, और जो किसी वर्क को करने में ज्यादा टाइम लगाएगा वो कम पावरफुल है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा अदर यूनिट की बात करें, 1 किलोवाट की बात करें, तो ये सारी और भी यूनिट हैं, जैसे आप किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, तो ये सारी मेरी और यूनिट हैं जिसको आप अप्लाई करते हो और कैलकुलेट कर लेते हो। अगर हम छोटे यूनिट की बात करें, अगर हम बहुत छोटे यूनिट की बात करें, जैसे अगर 1 किलोवाट की बात करें हम, फिर मेगावाट की बात करें और गीगावाट की बात करें, तो ये हो जाएगा 10⁻³ वाट। वन किलोवाट 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻9 वाट। ये सारे मेरे बिगर यूनिट हैं। इसी तरीके से हम स्मॉल यूनिट की बात करें तो हम मिलीवाट में भी पावर निकालते हैं और माइक्रोवाट में। ये दोनों मेरे जो यूनिट हैं वो स्मॉल यूनिट हैं, और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा मिलीवाट में दिया है तो मिलीवाट में हम ले लेंगे, और माइक्रोवाट में दिया है तो हम माइक्रोवाट में ये वैल्यू ले लेंगे, और जैसे हमको कैलकुलेट करना होगा उस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम एक रिलेशन की बात करेंगे, P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई V। तो P इज इक्वल टू पावर, F इज इक्वल टू फोर्स एंड V इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। चलिए, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए मास m है और मैंने फोर्स लगाया, और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यस होता है, तो यहां से अगर वर्क डन हम निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा F इंटू यस। अब अगर हम पावर की बात करें, तो पावर की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वर्क डन का है। वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Fs, यानी वर्क डन जो मेरा होगा वो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर पावर का रिलेशन हम देखें तो P इज इक्वल टू W बाई T। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो यहां से इक्वेशन 2 में पुट द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम 2 इक्वेशन 1। अगर 2 से वैल्यू 1 में पुट करें हम तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू F इंटू यस डिवाइडेड बाई T। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F यस बाई T, और ये यस बाई T इज इक्वल टू होता है मेरा एवरेज स्पीड। तो ये हो गया F मल्टीप्लाई बाई V। सो वी कैन कैलकुलेट P बराबर F V। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द पावर, फोर्स एंड एवरेज स्पीड। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई एवरेज
मल्टीप्लाई बाई एवरेज स्पीड, और ये फार्मूला है या रिलेशन है इन दोनों के बीच का। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वर्क एंड पावर। तो पहली चीज देख लीजिए, अगर हम वर्क की बात करें, पहला पॉइंट, अगर हम वर्क की बात करें और हम पावर की बात करें, वर्क में हमेशा W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई D, यानी वर्क जो है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। पावर किस पे डिपेंड करता है, पावर हमेशा डिपेंड करता है वर्क डन बाई टाइम, यानी यहां हम टाइम की बात करते हैं और वर्क डन में टाइम की बात नहीं करते हैं। वर्क जो है मेरा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी एंड पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जूल मेरा जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है वर्क का, और जो पावर का एसआई यूनिट है वो वाट है। तो ये डिफरेंसेस है, ये बेसिक से डिफरेंसेस हैं, यानी कि जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं ना तो हम टाइम की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम पावर की बात करते हैं वी हैव द नीड ऑफ द टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कितना टाइम में कोई कितना वर्क कर रहा है ये डिपेंड करता है हमारा, या ये नीडेड है पावर निकालने के लिए। जो कम समय में काम करेगा वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो उसी काम को, एक ही काम को दो लोग या इक्वल काम को दो लोग करते हैं, एक कम समय में करता है और जो ज़्यादा समय में करता है वो कम पावरफुल है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो नहीं एंड करता हूँ। आशा है आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब ही हमारे लिए सपोर्ट है, और इसी बेस पे हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट किया जाए ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें